बाज़ मर्तबा सच बोलना इतना महंगा पड़ता है कि इंसान झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है, और वही झूठ जब सच की शक्ल में ज़ाहिर होता है तो गलत बयानी कहलाता है। चपड़ासी की कहानी एक ऐसा दोराहा है जिस पर पहुंचकर इंसान रुक जाता है, क्योंकि आगे दोनों रास्ते मंजिल की तरफ नहीं जाते। और ये वही लम्हा है जब इंसान इस बात का फैसला करता है कि वो गलत रास्तों पर नहीं चलेगा, और यही वो सच है जब इंसान खुद को पा लेता है। कहानी में कार फरमा यही खुद आगही, खुद शनासी सच और झूठ की अता करदा है। सच्चे इंसान से मंजिल तो छीनी जा सकती है, लेकिन उसे बहकाया नहीं जा सकता, किसी गलत रास्ते पर नहीं डाला जा सकता। चपड़ासी की कहानी उन जज्बों की कहानी है जो इंसान के दिल में जाग जाएं तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। आइए कहानी देखते हैं। इसको हमारे बहुत ही खूबसूरत नौजवान नील बैनर्जी ने हिदायत की हैं, और मुसव्विर चुगताई ने असिस्ट किया है, और जावेद नज़र की कहानी है। आइए देखते हैं। तुम? सर एचआर डिपार्टमेंट ने मेरा तबादला आपके ऑफिस किया है। ओह अच्छा, तो तुम जैनिटोरियल स्टाफ से हो? जी सर। अच्छा देखो, मैं सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ। कमरा हर वक्त साफ रहना चाहिए जी। और जो चीज जहाँ रखी है वहीं पर मिलनी चाहिए। जी सर। अच्छा समीना, वो कल मेरे जाने के बाद शाहज़ाद कंपनी के लोग तो नहीं आए थे? जी सर, आए थे, एक लेटर देके गए हैं। अच्छा दीजिएगा जरा। जी। सर मैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दूं? नहीं, जैनिटोरियल स्टाफ को ज्वाइनिंग रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती। उन्हें बगैर ज्वाइनिंग रिपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह भिजवा दिया जाता है। जी सर। सर वो अटेंडेंस रजिस्टर में नाम? नहीं, तुम इन बातों को छोड़ो। बस इस बात का ख्याल रखना कि छुट्टी नहीं करनी, और जो चीज जहाँ रखी है वहीं पर मिलनी चाहिए। जी सर। जरा मुझे शाहज़ाद एंड कंपनी की फाइल तो दीजिएगा। जी सर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी सर। और हाँ सुनो जी। देखो, मैं जैसे तुम्हें बताया कि मैं सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ जी। तो कमरा मेरा हर वक्त साफ रहना चाहिए। जी सर। और छुट्टी नहीं करनी है, और अपने काम से गाफिल नहीं होना। जी सर, ठीक है। सर मैं आपका टेबल साफ कर दूं? नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। सर आप मुझे हमेशा ट्रस्टवर्दी पाएंगे। देखो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं मैट्रिक किया है मैंने। अच्छा जी। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई से ज्यादा पढ़े लिखे दिखाई देते हो। सर मुझे किताबों के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने का शौक है। वो अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कोई लिफाफा तो नहीं मिला? हाँ मिला है, मेज़ पे रखी फाइलों के नीचे रखा हुआ था। नीचे आपने इसे खोल कर तो नहीं देखा? नहीं, क्यों, क्या बात है? आपने बच्चों की वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें जिन की जान एक तोते में समा जाती है। ठीक वैसे ही मेरी जान इस पैकेट में है। सही बताया, आपने इसे खोल के तो नहीं देखा? नहीं, लेकिन मुझे खोले बगैर ही अंदाज़ा हो गया था कि जिन तोते से निकल के इस लिफाफे में आ गया है। क्या? मेरा मतलब है कि इसमें क्या है। इसका मतलब आपने जरूर खोल के देखा है। अरे लिफाफे के ऊपर ही आपका नाम लिखा हुआ था, तो फिर भला मैं ऐसे क्यों खोलती। शुक्रिया। वैसे झूठ इस ताखीर का नाम है जो इंसान उससे सच बोलने के सिलसिले में करता है। सच तो ये है इस लिफाफे में एक ऐसी हकीकत मौजूद है
जो झूठे लोगों से हजम नहीं होगी। और सच हमेशा छोटे लोगों के दरमियान ही बोला जाता है। आपने लिटरेचर में बीए किया है, मैं आपसे नहीं जीत सकता। तुम्हारे आने से पहले ही साहब का फ़ोन आ गया था, आज वो नहीं आएंगे। आज साहब नहीं आएंगे, इसका मतलब है आज सच बोलने और बताने का बेहतरीन मौका है। वो सच जो मुझे अभी अभी पता चला है। मैं समझी नहीं। आप यूँ समझ लें कि वो छुपी हुई बात एक कड़वा घूंट है जो मुझे मजबूरन हलक से उतारना पड़ा। मेरा ख्याल है हम कोई और बात करते हैं। इससे पहले कि बात उलझे, सिरा मेरे ही हाथ में है। तो फिर जल्दी से बता दें कि सिरा हाथ से ना निकल जाए। मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। गुस्ताखी माफ, क्या आपकी डिग्री जाली है? नहीं, बिल्कुल असली, 24 कैरेट सोने की तरह असली। तो फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले खाने में मैट्रिक का पीतल क्यों रखा है? ये पीतल मेरे लिए सोने से ज्यादा अहमियत रखता है। मेरा सही। ख्याल है हम कोई और बात करते हैं। सही क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर तो मुझे ये नौकरी भी नहीं मिलना थी। स्टाफ सर्विसेज रूल के तहत चपरासी का मैट्रिक होना लाजिम है, और अफसर बनने के लिए डिग्री का होना इतना ज़रूरी नहीं जितना सिफारिश का। जी मैं समझ गई, कितने जुल्म की बात है। आज मेरे वालिद जिंदा होते तो कितना खुश होते। जी खुश होते? जी, उनका इंतकाल हो गया है। मैं खुशनवीस का बेटा हूँ। वो अखबार में सुर्खियाँ लिखा करते थे। कुछ दिनों पहले उनको फालिज का अटैक हुआ, फिर सुर्खियाँ क्या लिखते। मैं इस वक्त स्कूल में था। माँ को स्कूल में यही नौकरी मिल गई जो मैं कर रहा हूँ। मैं मैनेजर के ऑफिस के बाहर बैठता हूँ, वो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बैठती है। इन दिनों हालात ऐसे थे कि जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो दोस्तों के बेहद असरार पर भी मैं उन्हें मिठाई ना खिला सका। आप मेरी कहानी सुन के बोर तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, इसमें कहानी नाम को नहीं, ये तो सरासर हकीकत है। एक दिन प्रिंसिपल के शौहर स्कूल आए, मुझे देख के कहने लगे मेरी मार्बल की फैक्ट्री में काम करोगे? माँ ने खुश होकर कहा कि ज़रूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। मैं फैक्ट्री में भर्ती हो गया। फैक्ट्री में 2 मशीनें थीं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैं हॉरिजॉन्टल मशीन पे आ गया। मेरा काम था मार्बल को काटकर टाइल बनाना और उसको साइज के हिसाब से रखना। जब भी कभी ग्रीन ऑनिक्स कटता तो अंदर से इतनी हसीन फिगर बरामद होती, जी चाहता सारी टाइलें उठा के घर ले जाऊं और कच्चे कमरों में जाके लगा दूं। जल्दी इतने पैसे मिलने लगे कि घर भी हॉरिजॉन्टल मशीन की तरह चलने लगा। मैंने समझ लिया था पढ़े बगैर मैं ज़िंदगी किसी इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकूँगा। मेरी मेहनत लंग आई और मैंने अच्छे नंबरों से बीए का इम्तिहान दिया। फिर एक दिन फैक्ट्री में हादसा हो गया। मेरे साथी मजदूर का हाथ मशीन में आ गया, साहब कोर्ट कचहरी लग गए और मैं फैक्ट्री छोड़ के भाग आया। आगे की कहानी तो आप जानती हैं। आपने तो मुझे भी गमज़दा कर दिया। पूरी कोशिश करती हूँ कि बुरे वक्त की यादों को दिल में ही रखूँ, क्योंकि ज़ख्म दिखाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए होते हैं। आपकी तरह मैं भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बू एक फैक्ट्री में काम करते थे। जी हाँ, उनका इंतकाल हो चुका है। हमारा घर रेलवे लाइन के साथ बने हुए कच्चे पक्के मकानों में से था। घर के सामने से रोज़ गाड़ियाँ गुजरा करती थीं और अब्बू की फैक्ट्री दूसरी तरफ थी। वो रोज़ लाइन क्रॉस करके वहाँ जाते थे। एक दिन हुआ यूँ कि लाइन क्रॉस करते वक्त उनका पैर रेलवे लाइन की काटती हुई लाइनों के दरमियान में आ गया। सामने से ट्रेन आ रही थी। अब्बू ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब्बू ने जैसे तैसे करके मुझे ग्रेजुएशन करवा दिया था। अब वो मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए पैसे जमा कर रहे थे कि इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे ने मुझे नींद पागल कर दिया था। मैं रातों को उठ के ज़ोर ज़ोर से चीखती थी, ज़ोर ज़ोर से रोती थी, ट्रेन आ रही है, ट्रेन को रोके कोई, अब्बू अब्बू।
इन दिनों मुझे यूँ लगता है जैसे रास्ते की सारी धूल मेरी राख का पत्थर बन गई है। मेरी माँ ने लोगों के घरों में मासी का काम शुरू कर दिया। मेरे मामू एक बड़े बैंक ऑफिसर के घर में माली का काम करते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे कुर्सी मिल गई। इतने कड़वे हालात सुने और बयान किए, सारा मुंह का जायका खराब हो गया। मैं आज सैंडविच बनाकर लाई हूँ और थर्मास में गर्म चाय भी है। आप एक काम कीजिए कि ये पैसे ले लीजिए और सामने से जलेबी ले आइए। जी नबीला, शुक्रिया। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो बूंदाबांदी हो रही थी। ये अंदाजा नहीं था कि बारिश तेज हो जाएगी। पूरा भीग गया। मुझे लगता है साहब को पूरा अंदाजा था, तभी आज वो नहीं आए। आज साहब नहीं आए? खैर, अफसर आए ना आए, मातहत को तो आना पड़ता है। टेलीफोन कॉल्स और डाक रिसीव करना हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी जो है। लेकिन आज की सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि हम सारा दिन फोन पे ये बताते रहें कि हेलो, जी नहीं, आज साहब नहीं आएंगे। वैसे 1 बज रहा है, इस वक्त क्या आएंगे? कम से कम फोन ही कर देते। फ़ोन इसलिए नहीं किया कहीं हम भी ना उठ जाएं। वैसे अगर इस वक्त उठ भी जाएं तो कहाँ कैसे जाएंगे? बाहर आसमान से आबशार बरस रहा है। जिंदगी में एक बारिश ऐसी जरूर आती है जो सारी उम्र बरसती है। क्या बात? आपका जुमला बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर ऐसी बारिश पूरा साल होती रही ना तो शहर तो क्या पूरा मुल्क समंदर बन जाएगा। मुझे ड्रिजलिंग बहुत पसंद है। ये कैट एंड डॉग वाली बारिश मुझे ज़रा पसंद नहीं। ड्रिजलिंग? वैसे ड्रिजलिंग का लफ्ज़ कितना खूबसूरत है ना, इसकी कैद से आज़ाद होने को दिल ही नहीं चाहता। और मुझे यूँ लगता है कि जैसे आपने सिलेबस के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा है। मैं समझा नहीं। आप इंग्लिश अल्फाज को जिस मौका में खूबसूरती से अदा करते हैं, लगता ही नहीं कि आपने पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया है। एक दिन साहब भी हैरान हो रहे थे। पता है, मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा इंग्लिश अखबार का एडिटोरियल लिखा करो। भला वो क्यों? इसके 3 फायदे हैं। कौन से 3 नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अच्छी हो जाएगी। नंबर 2, वोकैबुलरी में इजाफा होगा। नंबर 3, हैंड राइटिंग तो खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। लगता है ये बारिश रुकने वाली नहीं, अब निकलना चाहिए। कुछ तो धीमी पड़ जाए। वैसे पता है, पिछले साल एक ऐसी बारिश थी, मैं जिस तरह घर पहुंची मैं ही जानती हूँ। आप अकेली थी? हाँ, अकेली थी और बस स्टॉप पे घुटनों घुटनों तक पानी था। रास्ते में पुरानी सहेली मिल गई, उसी ने मुझे घर ड्रॉप किया। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले तुम्हें घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। चलो निकलते हैं, पूरा चलो, ऑफिस खाली हो गया। अल्लाह मालिक। हेलो, इंसान को ख्वाब में इतनी भी ऊंची छलांग नहीं लगानी चाहिए कि वो कशिश शकल से जा निकले। अरे सुनो 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 सुनो, जावेद भाई, सुनो सुनो, तुम्हें ये बेकारी के ड्रामे वामे से फुर्सत मिले तो तुम कुछ सोचो। बड़े अरसे से ख्वाबों की जन्नत के मजे लूट रहे हो। सुनो, मुझे इस मौके पे एक राइटर के जुमले याद आ रहे हैं। एक फकीर दूसरे फकीर को कहता है, इफ आई वर द एम्परर। दूसरा फकीर कहका लगाकर कहता है, इफ एंड व्हाट अ बिग इफ। ये तुम बोल रहे थे? जी जी सर। भाई, तुम्हारी गुफ्तगू सुन के तो लगता है ये किसी मैट्रिक पास नहीं, एमए इंग्लिश की हुए किसी लड़के की गुफ्तगू है। सर, मैंने आपको बताया था ना, मुझे किताबों के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने का शौक है। और मुझे
इंसानों को पढ़ने का शौक है। तुम झूठ बोल रहे हो। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बल्कि मुझे तो अब ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारे हरीफ बैंक ने यहाँ किसी खास मकसद के लिए भेजा है, ताकि तुम यहाँ के सीक्रेट्स और फ्यूचर प्लानिंग उन तक पहुंचाओ। सर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं तो सोच सकता हूं। बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम यकीनन वहां किसी बड़े ग्रेड के ऑफिसर हो और तुम्हारी तनख्वाह भी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। और मेरा डिपार्टमेंट पोजीशन और प्रोग्रेस से ताल्लुक रखता है। तुम यकीनन उनके लिए प्लानिंग करके आए हो यहां पर। देखो शरीफ, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं अभी अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सर बाज़ औक़ात इंसान ऐसे हालात में आ जाता है, ना वो आगे जा सकता है और ना वो पीछे, और ना वो वहां खड़ा रह सकता है जहां वो खड़ा है। अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल में तो तुम्हें फौरन सच का सहारा लेना चाहिए। सर सच ये है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। ओह, तो फिर इस काबिल फख्र बात को छुपाने की क्या जरूरत है? सर आप तो जानते हैं, स्टाफ सर्विसेज रूल के तहत किसी एमए पास को चपरासी नहीं भर्ती किया जाता। तो तुमने ये जॉब हासिल करने के लिए अपने आप को मैट्रिक जाहिर किया है। जी सर। भाई ये सुनकर मुझे खुशी भी हुई है और अफसोस भी हुआ है। खुशी इस बात की कि तुम एक अच्छी डिग्री रखते हो, लेकिन बेहद कम हैसियत का काम करने पर मजबूर हो। सर काम तो काम है, मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे तुमसे कुछ हमदर्दी हो गई है। मैं HR हेड से बात करता हूं ताकि तुम्हें अच्छी अपॉइंटमेंट मिले और ऑफिसर्स ग्रेड में लिया जाए। लेकिन तुम्हें ऐसा करना कि तुम मुझे अपनी डिग्री की फोटो कॉपी मुझे ला। सर वो तो मेरे पास है। अच्छा जी जी। बहुत अच्छा हो जाएगा, इनको इनकी मेहनत का सिला मिल जाएगा। हाँ, लेकिन तुम लोग इस बात का किसी से तस्करा मत करना। सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं खूब समझता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं अभी स्टेट बैंक जा रहा हूँ एक मीटिंग में। मैं जब मौका मिलेगा तो मैं आज ही HR हेड से बात करता हूँ जी। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट के बाद जी सर, तुम्हारी पोस्टिंग अपने डिपार्टमेंट में करा दूं, क्योंकि तुम एक काबिल और ज़हीन इंसान। सर अगर आप मेरा ये काम करा देंगे मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं बात करके तो तुमसे बताऊंगा। ठीक सर। ये वो कपड़े हैं जो मुझे ऑफिस से मिले हैं, मुझे कल पहनना थे। से क्या ही अच्छा होता कि अगर आपका अपॉइंटमेंट ऑफिस से ग्रेड में हो जाता और आपको कपड़े ना पहनने पड़ते हैं। मेरा मतलब है ये कपड़े ना पहनने पड़ते हैं। जब मैं घटते चांद डूबते सूरज को देखने का आदी हो चुका हूँ तो जिंदगी के किसी भी हालात का मुकाबला डट कर करता हूँ। आपको पता है ये बैंक रेगुलर स्टाफ के लिए कितना अच्छा है। यहाँ बोनस मिलते हैं, ईद बकरीद पे लोन्स मिलते हैं और तो और हाउस बिल्डिंग की फैसिलिटी भी है। वैसे कितना अच्छा हो ना कि अगर आपके ऑर्डर्स कल ही हो जाएं। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। यही था ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सर ये लेटर अभी भी HR डिपार्टमेंट से आया, इस पे सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा है, इसीलिए मैंने इसको खोल के नहीं देखा। अच्छा, मिस्टर शरीफ अहमद, केयर ऑफ GM, पोजीशन एंड प्रोग्रेस। सर सब खैरियत है ना? हाँ, ये लेटर शरीफ ही के बारे में है। सर क्या लिखा है इसमें? लेटर में आपको मुखातिब करते हुए लिखा है, आपने एक छोटे से मुफाद के लिए इदारे से झूठ बोला। ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अब इदारे के लिए आपकी शख्सियत मशकूक हो चुकी है और इसी वजह से आपको फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। हाँ, मैं खूब समझता हूँ
लगता है एचआर हेड ने बोर्ड में होने वाली अपनी शिकस्त का बदला लिया है। खैर, इसे तो मैं देख ही लूँगा, लेकिन ये तुम्हारी पहली नौकरी और तुम्हारे पहले 10 दिन की तनख्वाह है, वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। अब क्या किया जा सकता है? सर, लोग झूठी डिग्रियों की बुनियाद पर आला मुलाजमतें हासिल कर लेते हैं। मेरी डिग्री तो असली थी, फिर भी मुझे निकाल दिया गया। समीना, इनकी तहसीन की तनख्वाह रेडी कर दीजिएगा। सर, ये वो कपड़े हैं जो मुझे कल पहनना थे। अच्छा। आपने हिदायत की थी ऑफिस की कोई चीज़ बाहर ना लेके जाना। हाँ हाँ, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। ठीक है, रख दें इन्हें यहाँ। क्या किया जा सकता है? सर, ये मुशर्रफ की पहली तनख्वाह है, लेकिन मेरी आखिरी होगी। तुम्हारी आखिरी? ट्रेन जब किसी अंधेरी टनल से गुजरती है तो हम अक्सर ही भूल जाते हैं कि टनल के उस पार अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी है। इस नाइंसाफ़ी के बाद मैं भी कल से ऑफिस नहीं आऊँगी। क्या? मेरा रेजिग्नेशन आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। तुम भी? आओ शरीफ, चलें।